नमस्कार। हम हमारे अभी सुकून विला पर बैठे हैं पुनासा के अंदर, और हमारे साथ हमारे मित्र लोकेन कुशवाहा जी भी आए हुए हैं। तो लोकेन कुशवाहा जी, आपका पानी को लेकर के कोई सवाल था? जी जी जी, जो कल रात भी हम डिस्कस कर रहे थे लखन जी, हाँ कि बेसिकली जैसे हर साल ही अपन लोग जैसे जब इस सीज़न में न्यूज़पेपर जो आता है, हाँ तो हर 5 से 7 दिन में हमको एक न्यूज़ आती रहती है कि भैया इतने इंच बारिश एक्सपेक्टेड थी, इतने हो गई, इतने इंच बची है। हाँ तो मैं देख रहा हूँ कई सालों से वो आंकड़ा जो है कि भाई जैसे इंदौर जैसे शहर की बात करें कि 40 इंच के आसपास होता है। हाँ 35 से 40 का 35 अपना से एवरेज 40 का हो माना रहता है, जाता अपडेट देते रहते हैं वो लोग कि इतना हो गया, इतना हुआ है, कितना बचा है। हाँ और करीब करीब हर साल हम उसको मीट तो कर ही लेते हैं। हाँ अब वो कभी जुलाई में ज़्यादा बारिश होती है, कभी अगस्त में, हाँ बट मीट कर लेते हैं। हाँ तो उतना हो जाता है हर साल। हाँ। अब जब वो हर साल उतना ही हो रहा है हम्म और पॉपुलेशन भी कोई एकदम बहुत ज़्यादा डबल तो नहीं हो रही, हम्म धीरे धीरे बढ़ रही है, हम्म तो अब ऐसा क्यों होने लगा है कि जो पानी का लेवल है हाँ। ज़मीन से जितना गिर रहा था उतना ही गिरता है, हम्म फिर ज़मीन में इसका लेवल नीचे क्यों जाता जा रहा है? जैसे पहले लोग अगर 100, 150, 200 फीट पे बोरिंग वगैरह कराते थे तो उनको पानी मिल जाता था। अब बहुत सी कॉलोनी में लोग 500 फीट तक जाते हैं, 400 तक जाते हैं। हम्म वहाँ भी देखा जाए तो जैसे अप्रैल एंड होता है, हम्म 400 फीट वाले बोरिंग भी सूख जाते हैं। हम्म तो ये पानी का ज़मीन में क्या समस्या हो रही है कि नीचे क्यों जाते जा रहा है? जो लोग बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग, तो क्या उससे कुछ संबंधित है? हम्म और हम जो आम आदमी हैं, हम क्या इसके पीछे हम लोग भी एक कारण हैं, हम्म या हम कुछ इसको बेहतर करने के लिए कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ मतलब ये कैसे जुड़ा हुआ है, हम सब इससे कैसे जुड़े हैं, हाँ वो थोड़ा अगर आप बताना चाहें तो। हाँ। देखिए, वैसे मेरा तो बहुत ज़्यादा तो इस फील्ड में नॉलेज है नहीं, जी लेकिन जितना मैंने अभी तक अपने पुराने अनुभवों के आधार पर पढ़ा है या सीखा है या समझा है, जी उससे एक चीज़ समझ में आती है कि इस पूरे खेल के अंदर जो सबसे बड़ा कल्प्रिट जो है ना, जी, वो है किसान। किसान की इसमें कैसे गलती होती है? सिर्फ पानी का उपयोग करता है। हाँ, नहीं नहीं, केवल उपयोग नहीं, उपयोग तो किसान पहले भी करता था पानी का, जी है ना, अभी भी पानी का उपयोग कर रहा हाँ जी, है ना। और किसान को कल्प्रिट बनाने के पीछे, ये भी मैं क्लियर कर दूं, हाँ हाँ, किसान को कल्प्रिट बनाने के पीछे आप जैसे लोग हैं, मतलब शहरी लोग। हाँ शहरी लोग, ओके। मतलब पूरा मानव समाज है। जी कुल जी, मिलाकर के किसान और आम आदमी में सब आ गए, सब आ गए। जी हैं? जी जी, तो मानव समाज पूरा उसके लिए जवाबदार हो गया। अब वो कैसे जवाबदार है मैं हाँ आपको जी, समझाता वो हूँ जरा बताइए। कि पहले क्या होता था। आपने भी अपने बचपन में, अपनी उम्र लगभग 50 साल के आसपास है, जी अपन ने बचपन में देखा है कि पहले पानी जब गिरता था हाँ जी, तो 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, महीने भर तक पानी गिरता था, हाँ तब जाकर के कहीं नदी नालों में थोड़ा बहुत पानी बहना चालू होता था। ठीक है, करेक्ट। हाँ अभी क्या होता है, पहली बरसात हुई और नदी नालों में पानी आ जाता है पानी और जाता उफान पे आ जाता है, है। बिल्कुल। यही हो रहा हाँ है। जी हाँ जी, और इसी वजह से नदियों के अंदर और नालों के अंदर फ्लडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। हाँ जी, इसके पीछे रीज़न ये है कि जो हमारे किसान भाई, जो पिछले 70-80 सालों में, 100 सालों के अंदर जो हरित क्रांति आई, हाँ जी, और हरित क्रांति से लेकर अब तक जी, जितना भी हमने ज़मीनों के अंदर फर्टिलाइज़र डाला है, ठीक है, रसायन जो, रासायनिक खाद जी जो जी डाला जी है, जी, तो उस रासायनिक खाद में क्या होता है कि केवल फर्टिलाइज़र नहीं होता है, उसके अंदर एक क्षार भी होता है, नमक भी होता जी, है ना। वो क्षार जो है ना, जैसे मान लो अब यूरिया है, हाँ जी, तो यूरिया के अंदर 46% नाइट्रोजन है, ठीक है, तो बाकी 46% 54 क्या है, वो क्षार है, जो काम का नहीं है। जो काम का नहीं है। वो ओके, क्या हो रहा है, वो मट्टी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जाकर, मट्टी का जो स्ट्रक्चर है ना, हाँ हाँ संरचना जो हाँ उसकी हाँ, है, वो ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, गोल 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 मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाँ हाँ, और उनके बीच में गैप होती है, ठीक है, ठीक है। तो वो जो क्षार है वो जाकर के उस गैप में डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो उससे वो मॉलिक्यूल्स भर रहे हैं, हाँ गैप भर रही जी, जी, है ना। दूसरा एक और कारण क्या हो रहा है कि जब से ट्रैक्टर महाराज आए हैं, हाँ हाँ हाँ, है ना, अभी पहले 35 हॉर्स का ट्रैक्टर हुआ करता था, फिर 40 का हुआ, फिर 50 का हुआ, फिर 55 का हुआ, अब 60 का और 70 का, और अब तो 80-80 हॉर्स पावर तक के ट्रैक्टर भी आने लग गए हिंदुस्तान ठीक के है, अंदर। तो उनके अंदर 3 से 4 टन का वजन होता है। हाँ जी, तो उस वजन की वजह से वो मट्टी कॉम्पैक्ट होती है। जैसे वो वजन उसके ऊपर चलेगा, हाँ जी ट्रैक्टर जी जी चलेगा, जी, और जब उसके ऊपर इक्विपमेंट कसा करके उस इक्विपमेंट का भी लोड आता है, हाँ जी, क्योंकि लोड नहीं देंगे तो अंदर लगेगा ही नहीं। तो बिल्कुल, इक्विपमेंट का लोड भी, ट्रैक्टर का लोड भी, ये जब 4 टन का ट्रैक्टर खेत में चलता है, हाँ हाँ, तो ये ज़मीन की जो निचली सतह है जी, उसको कॉम्पैक्ट कर रहा है। तो ठीक है, एक तो क्षार हो गया, हाँ जी, ऊपर से ट्रैक्टर का वजन से और कॉम्पैक्शन हो गया। जी, और तीसरी चीज़ है कि जो पेस्टिसाइड्स और फंगिसाइड डाली जा रही है, हाँ जी, उसकी वजह से कीट तो मर रहे हैं फसलों जी के, जी, लेकिन साथ ही साथ जमीन के सूक्ष्म जीवाणु भी मर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जी, जहर है।
हाँ। आज मशीन गन चलेगी अगर किसी शहर के ऊपर बिल्कुल। या बम गिरेगा हाँ। तो मित्र भी मरेंगे और शत्रु भी मरेंगे, है ना। तो ऐसा ही वो जहर जब डाल रहे हैं फसल में तो कीट भी मर रहे हैं और जीवाणु भी मर रहे हैं। और वो जो सूक्ष्म जीवाणु जैसे केचुआ हो गया, है ना, मेंढक हो गया, चूहे हो गए, ये सब क्या करते हैं, जमीनों के अंदर छेद करने का काम करते हैं। ठीक है, तो छेद होना बंद हो गए क्योंकि सूक्ष्म जीवाणु मर गए। ऊपर से क्षार डाल दिया आपने तो मॉलिक्यूल्स की गैप को भी फिल कर दिया। और तीसरा ट्रैक्टर भी चला दिया तो बच्ची कुची कसर और ट्रैक्टर ने पूरी कर दी। अब ट्रैक्टर को जोतते हैं अपन तो ऊपर की सतह को तो नरम कर देता है, लूज कर देता है, ठीक है। लेकिन जो एक नीचे कॉम्पैक्ट लेयर बन चुकी है जी, है ना, उस लेयर को नहीं तोड़ पाता ट्रैक्टर। अच्छा। क्योंकि वहाँ तक वो इक्विपमेंट जाता ही नहीं। और वो लेयर बन चुकी 2 फीट 2.5 फीट 3 फीट तक बन चुकी है। ठीक है, ठीक है, तो पानी गिरता है और अब वो ज़मीन कॉम्पैक्ट हो चुकी है, एक तरह से वो प्लास्टिक बन चुकी है। तो पानी गिरा खेत के अंदर और खड्ड से बह करके नदी नालों में आ गया। अब नदी नालों में पानी बह करके आया तो वो नदी नालों के माध्यम से कहाँ चले गया, समंदर में चले गया, जी, है ना। पहले तो नदी नाले फ्लड हुए, हाँ जी, है ना, फिर फ्लड के बाद में नुकसान करा उसने आसपास के एरिया को, हाँ जी। और उसके बाद में वो समुद्र में जा करके मिल गया। ठीक है, तो ज़मीन में नहीं उतर रहा है। अच्छा, तो मतलब कह सकते हैं कि जमीन जो प्रकृति के हमें मिली थी वो एक छलनी के समान थी, जिसमें छेद थे। हाँ, अब हमने वो क्षार भर के वो छेद भरना चालू कर दिए, छेद भर दिए, और जो हमारे जीवाणु थे वो छेद और बढ़ा रहे थे, हाँ। तो हमने वो भी मार दिए। जो नए नए छेद करते थे हाँ, वो रुक गए, हाँ। छेद हमने भर दिए। हाँ, और ये बोल सकते हैं कि जो मिट्टी को हमने और कड़क कर दिया, हाँ, तो उसकी वजह से भी पानी नीचे नहीं उतर हाँ, पा रहा, तो नीचे इसलिए नहीं पानी जाता। बह गया सारा। पानी बह गया। ठीक है, अब ये काम प्रकृति अपने आप कर रही थी। जैसे कल अपन ने देखा वहाँ बिकन गांव वाले खेत पे, आज अपन ने नींबू वाले खेत पे भी देखा। हाँ। जरा सा खोद रहे हैं और बड़े बड़े केचुए दिख रहे हैं, निकल रहे हैं। जी, जी। ठीक है, आप किसी भी रासायनिक खेत में चले जाओ और खोद के देख लो, ढूंढने से भी एक केचुआ नहीं मिलेगा। अच्छा, क्योंकि रसायन ने उन केचुओं को मार दिया। यूरिया से वो केचुआ मर जाता है, जी, जी, है ना, जहरों से वो केचुआ मर जाता है। ठीक है, तो अब जो वो केचुआ है, उस केचुए का नेचर क्या है, वो केचुआ मट्टी खाता है और मट्टी खाते 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 नीचे तक जाता है, वो है ना, 5 फीट 10 फीट 12 फीट 15 फीट ऐसे तक जाता है। जी, जी। और फिर वापस से उस जो मट्टी जिस छेद से खा रहा था ना, उस छेद को लिपाई करते जाता है अपने पसीने से, तो वो छेद हो गया। जी। और फिर जब नया वापस से आएगा ना तो नया छेद बनाएगा, उस छेद से कभी नहीं आएगा। अच्छा, तो 2 छेद हो गए, 2 छेद, तो एक बार गया एक बार आया, तो 2 छेद हो गए। हाँ जी। और वो ये हमेशा करता है, 24 घंटे करते रहता है। अच्छा, और इन जैसे अपन ने आज नींबू वाले में खोदा था, हाँ जी। जैसे उसको देखा कि वो खट्ट से कहाँ चले नीचे गया, चला अंदर गया चले वो, गया, बिल्कुल। तो उसकी स्पीड बहुत है। तो मतलब एक ट्रैक्टर जो काम करता है ना, हाँ जी। मतलब एक केचुआ अपना जो जनसंख्या बढ़ाने के साथ में जो टोटल काम करता है ना, जी, जी। तो वो एक ट्रैक्टर से भी कई गुना ज़्यादा काम कर देता है। और उतनी गहराई तक तो ट्रैक्टर का इक्विपमेंट लग ही नहीं जाता भी नहीं है, रहा, जो काम वो फ्री में कर रहा बेचारा हमारा। और जब हमने अगर उसके ऊपर उस जैसा भी कुछ जगह पर आपने देखा कि हमने कास्ट आच्छादन का वो मतलब एग्रीवेस्ट का आच्छादन कर रखा है, मल्चिंग कर रखी है ना, तो उससे छांव बन गई। तो उसको 24 घंटे काम करने के लिए हमने एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया उसके लिए। ठीक है, तो लगातार वहाँ पे छेद करे जा रहा है। तो हमारे खेतों के अंदर पानी गिरता है ना, तो पानी वो बह करके बाहर नहीं निकल रहा, वो जमीन में जा रहा वो जमीन के अंदर ही बैठ जाता है। जैसे पानी गिरते हुए में भी आप 2 घंटे बाद खेत में जाओगे ना, तो आपको वहाँ पानी डिपॉजिट नहीं मिलेगा ना, वो बह करके गया, तो वो कहाँ चले गया, ज़मीन के अंदर चले गया। अगर ऐसा हर किसान भाई की ज़मीन हमारी होने लग गई, तो मेरी किसान भाइयों से यही निवेदन है कि आप अपनी ज़मीन के अंदर इन सूक्ष्म जीवाणुओं को जागृत करो। जी, जी। है ना, इनको ला करके डालने की ज़रूरत नहीं है, जो ये ऑलरेडी है ज़मीन के अंदर। हमने कहीं से केचुआ ला के नहीं डाला, हमने तो केवल एक उसको जो उसका पसंदीदा जो चीज़ होता है वो होता है ह्यूमस, तो ह्यूमस क्रिएट करा वहाँ पे आच्छादन करके और गोबर का खाद डाल करके, उसकी खुशबू से केचुआ अपने आप आया। ठीक है, और अपने आप उसको वहाँ पर हमने आच्छादन करके छाँव कर दी, तो उसका घर भी बना करके दे दिया। ठीक है, तो वो छेद लगातार कर रहे हैं। अगर ये हर किसान करने लग जाएगा ना, तो 40 इंच तो छोड़िए, अगर 20 इंच भी बारिश होगी ना, तो भी वाटर का टेबलेट बढ़ जाएगा। अच्छा, तो मैं किसी आर्टिकल में मैंने पढ़ा था ये कि ज़मीन की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अगर बढ़ जाए, तो ये कि जैसे बारिश के सीज़न की फसल तो होगी, अगली फसल में भी ज़मीन उस पानी को इस्तेमाल कर सकती है। तो क्या ये इन छेद की वजह से ही वो बढ़ जाती है? एक्चुअली क्या होता है, छेद की वजह से नहीं बढ़ती वो। ज़मीन के अंदर अगर नमी है ना, तो क्या होता है, ज़मीन का जो वाष्पीकरण होता है ना, तो वो जब होता है तो टॉप लेयर पे होता है,
हाँ जी। फिर जब ऊपर ऊपर की लेयर सूख गई ना, हाँ। तो जड़ें नीचे से खाना लेना चालू करती। ठीक है। फिर नीचे वाली जो नमी है वो और ऊपर आती है, बराबर है। फिर वो वाष्पीकृत होकर के ऊपर जाती है। ठीक है। तो मान लो 6 इंच की सूख गई, हाँ। तो फिर 12 इंच की काम आएगी, ठीक है। फिर 18 इंच की काम आएगी, ठीक है। फिर 24 इंच की काम आएगी। जी। तो ऐसे कर करके नमी नीचे तक की काम आती रहती है। अच्छा। लेकिन अब नीचे की लेयर तो कॉम्पैक्ट हो चुकी है, बराबर है। तो जड़ें नीचे जा ही नहीं पा रही पौधे की, पानी को खींचने के लिए। पानी को जी, खींचने जी, के लिए जी, भी हाँ। ना पानी जा पा रहा। बराबर है। ठीक है, तो इसलिए हमारे किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र डाल करके और पौधों को आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र देकर या आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट्स दे करके और बड़ा करना पड़ रहा है। अच्छा। ये मजबूरी हो गई। लेकिन अगर वो ज़मीन के अंदर उसकी जड़ें ज़्यादा गहराई तक जाएगी, है ना, और नमी भी गहराई तक जाएगी, जी, जी, जी। तो वो नीचे तक का खाना उठा पाएगी ना। बराबर है। और दूसरा क्या करता है केचुआ, जब खाते खाते आता है ना, तो वो अपनी बॉडी के अंदर, आंतों के अंदर न्यूट्रिएंट्स को छुपा करके लाता है। ये भगवान ने उसके अंदर मैकेनिज्म दिया है। ठीक है जी। न्यूट्रिएंट्स को केवल छुपा करके लाता है और वो उन तत्वों को जमीन की सतह पर आकर के बीट के रूप में डाल के चले जाता है। अच्छा। मतलब वो पोटी कब करता है, ऊपर आकर के। ऊपर आकर के, जो कि मतलब सब तरह से अच्छी ही है फसल के लिए। हाँ, अच्छी है। मट्टी खाता, मट्टी निकाल देता है, न्यूट्रिएंट्स को चिपका लेता है आंतों में, और फिर वो आंतों में जो है उनको खाली कहाँ करता है, टॉप लेयर पर। तो आपकी जमीन के अंदर नीचे तक के जो भूमि तत्व है वो भी अपने आप ऊपर आ रहे हैं और वो केचुआ लाने का काम कर रहा है। मतलब तो केचुआ आपका ट्रैक्टर का भी काम भी कर रहा है। जी, जी। केचुआ आपका रिचार्जिंग, वाटर रिचार्जिंग का काम भी कर रहा है ना, और केचुआ आपको न्यूट्रिशन भी देने का काम कर रहा है। मतलब खाद की जो हमारे किसान भाई बोरियां खरीद करके ला रहे हैं, जी, तो जी। एक केचुआ आपकी 2-4 बोरी के बराबर का खाद तो वो अकेला ला करके दे रहा है। अच्छा, मतलब हमारा पौधा नहीं भी जा पा रहा है नीचे, हाँ। तो केंचुआ खुद ऊपर ला के वो खुद उसको ऊपर ला सही करके चीज़ें दे दे रहा है। रहा तो है। मान लो क्या, कुछ पौधों की जड़ें 6 इंची में चलती, जी, जी। कुछ की 12 इंची में चलती, कुछ की टेप रूट और गहरी भी जाती है। हाँ, हाँ। ठीक है ना, तो जो ऊपर की जो जड़ें हैं, है ना, उनके लिए केचुए ने ऊपर ला करके ऊपर डाल ला के दिया। दे दिया। अब अगर आपका केचुआ नहीं है तो नीचे से तो कोई भूमि पौधा तत्व जा आ नहीं ही पा नहीं रहा रहा है, है, बिल्कुल। तो आपको ऊपर से डालना ही पड़ेगा, ये मजबूरी हो गई। तो ये सिस्टम जब अगर होने लग जाएगा ना, जी। तो पानी वापस से कहाँ पेनिट्रेट होगा, जमीन के अंदर में। होगा। हाँ जी। जमीन के अंदर पेनिट्रेट होगा जी। तो वापस से वाटर टेबलेट बढ़ने लग जाएगा। अब ये जो नौटंकियाँ चल रही ना, केवल हाँ, हाँ। नौटंकी इसलिए बोलूँगा, हालांकि गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है कि सभी शहरी लोगों को बोल रही है कि अपने छतों का पानी रिचार्ज बोरिंग करें। रिचार्ज करिए। जैसे आपके घर पे भी अपन कल गए थे, तो आपने बोला कि हम कैप्सूल लगा करके बोरिंग छत का पानी बोरिंग में उतारेंगे। जी, जी। तो दिस इज़ द गुड साइन, है ना। लेकिन आप सोचो जरा कि आपकी छत कितने फीट की है, 1100 फीट की। बिल्कुल। तो 1100 फीट का ही तो पानी अंदर जाएगा। हाँ जी। बिल्कुल। हम तो क्या बोल रहे हैं कि अगर ये पद्धति प्राकृतिक कृषि करने जी, सब जी, जी। हर कोई लग जाए, तो पूरी सरफेस एरिया का ही पानी जमीन में चले जाएगा ना। करोड़ों एकड़ का पानी अंदर जाएगा। सही है। तो वो पानी अंदर जाएगा, तब जाकर के टेबलेट बढ़ेगी। और पहले क्या था कि पूरी ज़मीनें ऐसी थी, भुरभुरी थी, बिल्कुल। है ना, उनमें सूक्ष्म जीवाणु थे, हाँ। उनमें छिद्र थे, है ना, तो उसकी वजह से सारा पानी खेतों के अंदर उतरता था। और यही कारण था कि पहले जब पानी गिरता था ना, तो बहुत बहुत दिन तक खेतों में बतर नहीं आती थी। बतर इन द सेंस कि वो जो भरता नहीं था पानी ऊपर तक। हाँ, वो सूखता नहीं था पानी बहुत ज़्यादा, है ना, तो बहुत दिन तक तो खेत में नमी वैसे ही बनी रहती थी। ठीक है, आजकल तो आज पानी गिरा है, 2 दिन बाद आप खेत में ट्रैक्टर चला लो, अच्छा, क्योंकि वो नीचे तक गया ही नहीं ना, तो बह के निकल गया। और जब वो बह के निकला ना, तो अभी जो रोटावेटर है, ट्रैक्टर में एक और इक्विपमेंट आ गया, रोटावेटर। तो रोटावेटर क्या करता है, ज़मीन को ऊपर की मिट्टी जो है ना, उसको पीस करके बिल्कुल धूल बना देता है। तो जब पानी गिरता है ना, तो धूल जो है सीमेंट का काम करती है। तो बच्ची कच्ची का सर जो सीमेंट ने उस धूल ने कर दी, तो पूरी की जो पूरी लेयर जो है ना, ऊपर से एक तरह से प्लास्टिक की मल्चिंग हो गई। ओके, अब उसके ऊपर पानी गिरेगा तो क्या करेगा, वो बेकर के जाना उसका। प्लस दूसरा, अब नदी नालों से भी नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि जो सूक्ष्म जीवाणु है ना, वो नदी नालों के अंदर भी इकोलॉजी को क्रिएट करते थे। लेकिन अब जो जहर का पानी जो है खेतों का, वो नदी नालों में जा रहा, तो वहाँ के सूक्ष्म जीवाणु भी मर रहे हैं। ठीक है, तो नदी नालों के थ्रू भी अब पानी अंदर नहीं जा रहा है, वो भी बह करके निकल जा रहा है। अच्छा, इसी कारण से कहीं कहीं पहली बारिश में बाढ़ जाती है, क्योंकि स्थिति इतनी खराब हो गई है। हाँ, और इसी वजह से क्या हो रहा है, एक और रीज़न भी है कि आज किसान जो है इतनी पेड़ काट रहे हैं, अपने खेत बढ़ाते चले जा रहे हैं। जंगल, सरकार भी जंगलों की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है ना। 33% जंगल होना चाहिए किसी भी देश के अंदर। आज हमारे मध्य प्रदेश के अंदर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 7% जंगल रह गए हैं, है ना, तो बहुत गिर गया जी। अब पूरे देश के अंदर तो कहीं भी 19% ही जंगल बचे हैं, मध्य प्रदेश में 7% रह गए। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि
जंगल कटने की वजह से जो बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन और ये सब जो ग्रीन हाउस गैसेस है ये वायुमंडल में जा रही है। वायुमंडल में जाने की वजह से टेम्परेचर हाई हो रहा है। हाँ जी। और जब टेम्परेचर हाई हो रहा है तो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। हाँ जी। है ना, तो समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, तो समुद्र किनारे के जो शहर है वो डूबने की कगार पे आ गए। ठीक है। और जो पर्वत वाली जो जहाँ पर बर्फ़ रहती थी जमा, वहाँ पे बर्फ़ नहीं ज़्यादा टाइम रह पा रही है, तो जो गर्मियों के अंदर पानी का अकाल पड़ रहा है। ठीक है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये सब भी हो रहा है। और दूसरा क्लाइमेट शिफ्ट हो रहे हैं जी। आपने देखा इस साल पूरे मई में अपने यहाँ पर पानी गिरा, जबकि मई तो ऐसा तपना चाहिए। जी। है ना, लेकिन मई में पूरे में बारिश हुई। और अभी अपन बैठे हुए हैं जुलाई के अंदर, जुलाई महीने में पानी नहीं गिरा। अपने इंदौर के अंदर तो 7 इंच ही पानी गिरा है मात्र अभी तक। है ना, जबकि जुलाई तक पानी कहीं भी 20-22 इंची हो जाना चाहिए था, क्योंकि आधी बारिश हो चुकी। हाँ जी। ठीक है ना, तो ये जो क्लाइमेट शिफ्ट जो हो रहे हैं, ये जो परिवर्तन हो रहे हैं, इनकी वजह से फसलों के ऊपर भी इम्पेक्ट आ रहा है। अब जब फसलों के ऊपर इम्पेक्ट आएगा तो आने वाले समय के अंदर खाद्यान्न की कमी आ जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि फसलें अगर पैदा नहीं होगी, आज अपन इतने किसानों से मिले, उनने क्या बोला, सबका क्या मत था, नुकसान ही हुआ है, नुकसान ही हो रहा है साहब, थोड़े टाइम बाद तो हमको खेती बंद करना पड़ेगी, ये सब बातें कर रहे हैं ना किसान लोग। है ना, क्यों? क्योंकि बेचारा किसान भी अकेला कब तक प्रयास करेगा। अब आप लोग कैसे जवाबदार हो, अब सवाल ये पैदा होता है ना। आप लोग ऐसे जवाबदार हैं कि एक हमारा जो जनता है ना, वो भी क्या कर रही, सस्ता 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 ढूंढे जा रही। ठीक है, और सब लोग सस्ता प्रोवाइड करने के चक्कर में क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। बिल्कुल, है ना, प्राकृतिक रूप से खेतियां कर नहीं रहे हैं, ऑर्गेनिक खेतियां कर नहीं रहे हैं, तो इसलिए ना तो क्वालिटी फूड मिल पा रहा है। अब जैसे सस्ता कैसे हो पा रहा कि हाइब्रिड क्रॉप लेकर के आ रहे हैं, जैसे हाइब्रिड गेहूं आ गया। हाँ जी। तो जो गेहूं देसी जो बीज है हमारा, जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू हाई हुआ करती है, वो गेहूं पैदा होता 8 से 10 कुंटल एक एकड़ में, है ना। 8 से 10 कुंटल होता है। जैसे खपली गेहूँ 8 से 10 कुंटल होता है, बंसी गेहूँ 12 से 15 कुंटल होता है, लेकिन हाइब्रिड गेहूँ 25 कुंटल हो जाता है, 22 कुंटल, 25 कुंटल, 30 कुंटल ऐसा हो जाता है। तो जिस किसान ने 1 एकड़ में हाइब्रिड गेहूँ बोया है ना, उसको तो 25 कुंटल 30 कुंटल पैदावार होगी, तो वो 2,000-3,000 रुपये में बेच करके उसको परवर जाएगा। लेकिन अगर कोई किसान भाई देसी बीज बोएगा तो उसको 8-10 कुंटल होएगा। अब अगर आपको गेहूँ 3,000 रुपये कुंटल में ही चाहिए, दोनों ही किसी भी टाइप का, मुझे तो 3,000 मेरे को मेरा बजट देखना है और 3,000 रुपये कुंटल वाला ही गेहूँ खाना है, तो उसका गेहूँ को ज़्यादा पैसे में खरीदेगा नहीं। अब ज़्यादा पैसे में नहीं खरीदेगा तो वो किसान फिर ज़्यादा वो वाला गेहूँ क्यों लगाएगा, वो भी हाइब्रिड लगा देगा। बिल्कुल सही। तो ऐसे कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से हम सब लोग उसके लिए जवाबदार है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ऐसे किसान भाई जो कि प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं और बड़ी मेहनत से, बड़ी प्रयास करके और हमारे लिए इतना न्यूट्रिशन फूड उगा रहे हैं, तो हमको थोड़ा सा पॉकेट फ्रेंडली ना होते हुए, उनकी समस्या को देखते हुए और न्यूट्रिशन का मैनेजमेंट और गणित देखते हुए हमको हाई न्यूट्रिशनल फूड की तरफ जाना चाहिए। आज अगर आपसे पूछूं कि आपको पूरे साल में कितने कुंटल गेहूँ लगता है, मतलब मोटा मोटा एक महीने में मान सकते हैं कि हम लोग 25 किलो 1 महीने में, तो 12 महीने का कितना हो गया, 2.5 से 3 कुंटल बराबर है। तो 3 कुंटल गेहूँ लगता है। अगर आपने 4,000 रुपये का गेहूँ खरीदा तो कितना लगा आपको, 12,000 रुपये। हाँ जी, है ना। अगर आप 10,000 रुपये का गेहूँ खरीदोगे तो कितना लगेगा आपको, 30,000 रुपये। बिल्कुल, 3 कुंटल का 30,000 रुपये। हाँ जी, है ना। आपकी पॉकेट से एक्स्ट्रा कितना गया, 28,000 रुपये। 12 से जो 12 लग रहा था वो मेरा 30 हो गया। हाँ जी, तो 18,000 रुपये, 18,000 रुपये, सॉरी 18,000 ज़्यादा लगा। हाँ जी, तो 1,500 रुपये महीने का खर्चा आपका बढ़ा जी, केवल कितना बढ़ा, 1,500 रुपये महीने। हाँ जी। अब उस 1,500 में बचत सुन लो। उस 1,500 में बचत ये कि सबसे पहली बात तो आपको शुगर कभी नहीं होगी, क्योंकि आप ग्लूटेन फ्री गेहूँ खा रहे हैं। ठीक है, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 35-40 के आसपास है, आप वो गेहूँ खा रहे हो अगर देसी खा रहे हो तो। इसका क्या फ़ायदा हुआ मतलब मेरे शरीर के लिए? हाँ, उसका फ़ायदा ये होगा कि जो हाइब्रिड गेहूँ होता है ना, उसमें जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है उसका वो 75 से 80 है, और देसी के अंदर जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 40 के आसपास है, 35 से 40 के आसपास। तो जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब जो ग्लूकोज है वो ज़्यादा आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है हाइब्रिड के अंदर। ठीक है। तो क्या हो रहा है कि वो ग्लूकोज एक्स्ट्रा जा रहा है, तो वो ग्लूकोज कहीं ना कहीं आपकी धमनियों में डिपॉजिट हो रहा है खून के माध्यम से। ठीक है। तो वो शुगर का कारण बन रहा है। अच्छा, ठीक है। प्लस दूसरा फाइबर कंटेंट कम जा रहा है, प्रोटीन कंटेंट कम जा रहा है। तो फाइबर कम जा रहा है तो कॉन्स्टिपेशन होगा,
तो जो पेट की खराबी आजकल आम हो चुकी है बिल्कुल। कि पेट साफ नहीं होता, तो वो उस गेहूं को खाने की वजह से हो रहा है। आप देसी गेहूं खाना चालू करो, मेरी गारंटी कि आपका पेट साफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फाइबर कंटेंट ज़्यादा है, हाँ जी, हाँ प्लस प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है, जी, प्लस न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा है सभी तरह की, है ना। अब हम एक एक पे बात करें बहुत लंबा हो जाएगा। सही है। तो ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिशन उसके अंदर अच्छे हैं, मतलब जो ज़्यादा होना चाहिए वो ज़्यादा है और जो कम होना चाहिए वो कम है। लेकिन हाइब्रिड के अंदर जो कम होना चाहिए वो ज़्यादा है और जो ज़्यादा होना चाहिए वो कम है। अच्छा लखन जी, इसमें अब देखिए एक समस्या और भी है। हाँ, ज़रूरी नहीं कि हर शहरी आदमी को ये 1,500 रुपया महीना इतना चुभता हो। एक समस्या ये भी उसे पता ही नहीं है, पता कि नहीं है, कौन सा अवेयरनेस की देसी कमी है और कौन सा Correct. हाइब्रिड है और किसमें जो कहाँ मिलेगा। हाँ। ये सब चीज़ें पता तो नहीं है। इसी के लिए तो हमने अभी हमारा ऐसे समृद्ध जो चालू करा ना, तो आजकल 90% लोग सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, जी जी, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं कि उनको बुला करके एक जगह इकट्ठा करके और लेक्चर दे करके समझाने की बजाय सोशल मीडिया का सहारा लेकर के जी 30-30 सेकंड की 60-60 सेकंड की रील बना करके और उनको उसके माध्यम से हम ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं। अब ज्ञान कौन ले पाएगा? जो लेना चाहता है। चाहता है। अब उल्टे घड़े पे अगर मैं पानी डालने जाऊंगा तो घड़े में जाएगा ही नहीं, आपको अपना घड़ा खोल के रखना पड़ेगा। तो जब जब हमारी रील्स आएगी तो इस तरीके के जो नॉलेज है वो नॉलेज सबको दिया जाएगा। अब जैसे आज मैंने आपको इतनी डेप्थ में समझाया, क्या अब आप कभी भी हाइब्रिड गेहूँ खाने पसंद करेंगे? कोशिश करूँगा कि भाई मुझे जो अपना देसी ही मिले, हाँ, तो वो हर तरह से बेहतर ही होगा। तो आपका स्वास्थ्य सुधरेगा। अगर शुगर नहीं होगी तो आपको शुगर की दवाइयाँ नहीं चलेगी। 1,000-1,500 रुपये की मामूली दवाई आती है शुगर की, है ना, महीने की, एक आदमी की। आपके परिवार में अगर 4 लोग हैं तो 1,000 से 4,000 रुपये महीना तो आपने उसका दे दिया शुगर का, अगर चारों को हो गई। भगवान ना करे कभी हो, लेकिन अगर हो गई तो, है ना, तो दवाइयों का खर्चा बच गया। दूसरा, आपने भी कहीं ना कहीं किसान को ज़्यादा पैसे दे करके और उसकी मदद करी है, तो उसको भी मोटिवेट किया है अच्छी चीज़ उगाने के लिए, है ना, जहर मुक्त चीज़ें उगाने के लिए, प्राकृतिक खेती करने के लिए। ठीक है, तो किसान का भी भला हुआ, तो किसानों में भी समृद्धता आई। दूसरा, जब किसान का भला होगा तो वो भी करने के लिए बाध्य होएगा या प्रेरित होएगा। ठीक है, तो प्रकृति का भी भला हो रहा। जब वो प्राकृतिक खेती करेगा तो उसके खेत में भी ऐसे केंचुए आ जाएंगे। अच्छा, तो उसके पूरे खेत से पानी जो है जमीन के अंदर जाएगा। तो आपके 1100 फीट की जो छत का जो आप प्रयास करके पानी डाल रहे हो, आपने क्या करा, उसकी 1 एकड़ का पानी जमीन के अंदर डाल दिया। तो 1 एकड़ में 43,000 फीट होती है। ठीक है ना, तो कहाँ 1100 फीट का पानी डाल रहे थे और अब कहाँ आप 43,000 फीट का। तो उससे आपका जो योगदान है देश के प्रति और प्रकृति के प्रति, वो बढ़ा के घटा, बिल्कुल बढ़ गया, है ना। और आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी वापस से हम मटका भर देंगे, नीचे जो वाटर टेबलेट है वापस से पानी ऊपर आना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से 100-150 फीट के ऊपर और 50 फीट के ऊपर बोरिंग में पानी निकला करेगा। ठीक है, तो ये हमको क्यूमुलेटिव एफर्ट्स का डालना पड़ेंगे, तब जा करके और ये कहीं ना कहीं बदलाव आएगा। और मैं अकेला इसके ऊपर काम नहीं कर रहा हूँ, ऐसे कई सारे बुद्धिजीवी हैं जो कि इसके लिए पागलों की तरह काम कर रहे हैं। जैसे हमारे जो गुरुदेव हैं जिनको हमने सुनते रहते हैं, हमारे श्री ताराचंद बेल जी सर, हमारे श्री सुभाष पालेकर जी, हमारे श्री वी.के. सचान जी झांसी के, हमारे श्री भरत भूषण त्यागी जी, है ना, ये सब लोग जो मिलकर के और रात दिन लगे हुए हैं किसानों को समझाने के लिए और किसानों में समृद्धता लाने के लिए, है ना। तो इस तरीके के, ये तो मैंने 4-5 नाम मेरे को याद है ना, ऐसे और भी बहुत सारे लोग होंगे जो कि प्रयास कर रहे हैं। जैसे हमारे डॉक्टर किशन चंद्रा जी जो थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम करा। कोइंसिडेंटली अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी जनरेशन जो आगे, उनकी बिटिया के मैं वीडियो देखते रहता हूँ। तो वो भी इस दिशा में अच्छा काम कर रही हैं। तो सब लोग मिलकर के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मुट्ठी भर लोग ही है। जैसे 130-140 करोड़ की जनसंख्या है। अब उस 130-140 करोड़ की जनसंख्या में कुछ लाख लोग अगर हिंदुस्तान में ऐसे होंगे भी तो मुट्ठी भरी हुए ना। बिल्कुल। तो धीरे धीरे हम सबको इसकी तरफ आगे आना पड़ेगा, तब जाकर के अगले 25 सालों 50 सालों के अंदर वापस से हमारी प्रकृति उतनी खूबसूरत बन पाएगी और वापस से हमारा जो वाटर टेबलेट है वो बढ़ पाएगा और वापस से हमारे बच्चों को बिना किसी प्रयास के पानी मिल पाएगा। वरना लोकेन जी, मैं आपको बता रहा हूं कि आप भले से लिख के रख लो, अगले 25 सालों के अंदर पानी के लिए युद्ध हुआ करेंगे। आदमी का मर्डर पानी के लिए करेगा अगर ऐसा ही चलता रहा तो। हवा और पानी, ये 2 बेशकीमती चीज़ हो जाएगी। अभी आपने देखा, पिछले साल पढ़ा था बेंगलोर के अंदर पानी खत्म हो गया था। हाँ जी, ऐसी काफ़ी बातें आ रही थी कि वहाँ से शायद लोगों को पूरी तरह से हटना भी पड़ सकता है। तो ये अभी शुरुआत हुई है। अभी आप देखिए इसके इफेक्ट क्या क्या होंगे। अभी आप देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में और इधर आए दिन बाढ़ आ रही है। हाँ जी,
है ना। तो ये सब क्या हो रहा है, ये नेचुरल क्लाइमेटिकल जो कंडीशंस बन रही है हाँ जी। वो इतनी ऑकवर्ड्स बन रही है ना, कि इसमें सर्वाइव करना ही मुश्किल हो जाएगा। आप सोचो ना, आपको अगर खाने को नहीं दे तो आप 2-4-8 दिन भूखे रह सकते हो, है ना, लेकिन पानी नहीं दे तो क्या होएगा, एक दिन या 2 दिन मुश्किल से। और हवा नहीं दे तो कुछ मिनट भी नहीं रह सकते। तो हवा भी दूषित हो रही है, वो भी प्रॉपर नहीं मिल रही है। आज दिल्ली से लोग पलायन कर ही रहे हैं, हाँ जी, है ना, कई सारे लोग पलायन कर रहे हैं बिल्कुल। क्योंकि हवा दूषित हो चुकी है, पानी दूषित हो चुका है, हाँ जी। और अभी तो दूषित ही मिल रहा है, आगे तो मिलेगा ही नहीं। नहीं। आप सोचो ना, 700-800 फीट तक बोरिंग जाने लग गए हैं, हाँ, हाँ। फिर पानी नहीं निकल रहा है, तो इन फ्यूचर क्या होने वाला है। जी। तो हम हमारी जनरेशन को क्या दे करके जा रहे हैं, हमारे बाप दादा ने हमको क्या चीज़ दी और हम उनको क्या चीज़ दे करके जा रहे हैं। अगर आज भी हम जैसी एज के लोग भी अगर नहीं समझे या नहीं समझ ले, तो कुल मिलाकर के हम अपने आने वाले बच्चों को मौत के सिवा कुछ भी देकर नहीं जाने वाले, क्योंकि हवा दूषित कर दी हमने, पानी दूषित कर दिया, खाना दूषित कर दिया, सब्जियां दूषित कर दी, फल दूषित कर दिए, सब तो दूषित कर दिया। तो सही रहा कहाँ? सही केवल एक ही चीज़ रही, गांधी जी का नोट। उस नोट के चक्कर में सब गड़बड़ हो रहा है ना। तो हम सबको उस नोट की चिंता कम करना पड़ेगी और इन प्राकृतिक रिसोर्सेस की चिंता भी करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नोट मत कमाओ, आप भी नोट कमा रहे हैं, मैं भी नोट कमा रहा हूँ, और कमाना भी पड़ेगा सर्वाइवल के लिए, है ना। तो मैं मेरे किसान भाइयों को भी यही बोलूँगा, मैं हमारे सभी देशवासियों को भी यही बोलूँगा कि नोट भी कमाओ, लेकिन उसको कमाने की क्या कॉस्ट आ रही ये देखो। अगर वो प्रकृति का दोहन होकर के नोट कमा रहे हो तो वो नोट गलत है। अगर प्रकृति का संवर्धन करके आप नोट कमा रहे हो तो आपका अधिकार है नोट कमाने का, और आप कमाओ। जी। ठीक है। तो मेरी आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने सर्कल के अंदर इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप हमारे उन सोशल पेज के से जोड़ने की कोशिश करें। व्हाट्सएप हो गया, इंस्टा हो गया, फेसबुक हो गया, ताकि हम ये जानकारियाँ सब लोगों तक पहुँचा पाएँ। जी, है ना। और हम सब लोग मिलकर के प्रयास करेंगे तो प्रकृति वापस से सुंदर बन जाएगी। हो सकता हमारे जीते जी बन जाए, हो सकता हमारे जाने के बाद बने, लेकिन प्रयास तो करना पड़ेगा। जी बिल्कुल लखन जी, है ना। तो हम चाहते हैं कि आपका नाम भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए कि लोकेन जी भी कोई हुए थे, इन्होंने भी प्रकृति के लिए प्रयास करा, है ना। हमारा तो लिखाएगा ही, जिस तरीके से हम लोग भिड़े हुए हैं, हम भिड़े हैं, गोविंद जी भिड़े हुए हैं, अपूर्वा जी भिड़ी हुई है, हमारे विशाल जी भिड़े हुए हैं, हमारे आयुष जी भिड़े हुए हैं, तनीश जी भिड़े हुए हैं, हमारी पूरी टीम भिड़ी हुई है ना। और रात दिन आपने देखा पूरी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। और हम बस यही चाहते हैं कि हमारे देशवासी भाइयों को हम कैसे भी अच्छे से अच्छा खाना दे सकें, कैसे भी करके हमारे किसान भाइयों में समृद्धता ला सकें, और कैसे भी करके इस प्रकृति को वापस से सजा सके, संवार सकें। बहुत बहुत धन्यवाद लखन जी, आपने जो इतनी डिटेल में चीज़ें बताई कि कई बार पता होता है क्या, लेकिन कारण पता नहीं होते हैं। ये पता नहीं होता कि मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो आज अपना अच्छा है सभी एरियाज़ पे जो एक थोड़ा प्रकाश डाला है, तो होप कि सब लोग इस बात को, इस ज्ञान को लें अपने साथ। तो आप जनता को बताइए सर कि क्या आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। देखिए, जैसे अभी जो लखन जी ने जिन एरियाज़ को टच किया है, उससे ये हम जो इन चीज़ों के पीछे भागते हैं, मतलब कि भाई हमारे जो सपने होते हैं, घर हो, गाड़ी हो, ये हो, पर हम बेसिक्स पे कभी सोचते नहीं है कि भाई मैं अच्छा खाना खाऊं जिससे मेरे शरीर को ताकत मिले। इस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। हम लोग जो दूध पी रहे हैं उसमें अगर कुछ केमिकल्स हैं तो क्या हम उसके बगैर अच्छा दूध भी पी सकते हैं? इन बातों पर हम कभी सोचते नहीं। हमने बस इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि ठीक है, अगर पूरी दुनिया ही जो खा रही मैं भी वो खा रहा हूँ। हम सोचते हैं कि ठीक है भाई, पहले के लोग अगर 100 साल जीते थे, अब 80 जी रहे, तो मैं भी 80 जी लूँगा, मेरा क्या जा रहा है। पर ऐसा लगता है कि नहीं, इसको हम बदल सकते हैं। इन बातों को देख के लगता है कि नहीं, कुछ हम कर सकते हैं अपने लिए, नहीं कम से कम हम, जैसा आपने बताया कि भाई इसको ठीक होने में कुछ साल लगेंगे, तो अपने बच्चों को अगर हम यही उपहार दे जाएँ तो ये बहुत बड़ी बात होगी। बहुत बड़ी बात होगी। ये असली हम बोल सकते हैं कि जो हम ज़मीन जायदाद बच्चों के लिए छोड़ के जाते हैं, उससे ज़्यादा अच्छी विरासत ये हो सकती है हम जो अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। सही बात है। धन्यवाद लखन जी। ठीक है, नमस्कार किसान भाइयों, आगे भी हम ऐसे मिलते रहेंगे और आपको रोचक जानकारियाँ देते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।